ओके, तो अब इधर चीज की आवश्यकता हो तो बता। ओके, तो इधर इस वाले वीडियो को थोड़ा सा रप्ट हो गया था वो लास्ट वाला, तो अब मैं इसको फिर से यहाँ से बना रही हूँ। अभी हमने देखा था कि क्या हुआ, कंट्री साइड में ड्यूमा वैली विलेज टू विलेज के जो लॉर्ड्स ऑफ मनार हैं उन्होंने क्या किया है, रॉबर्स को इकट्ठा किया है और अब वो डिस्ट्रॉय करेंगे राइप क्रॉप्स को। अब जो डरे हुए थे ना, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलेक्ट किया हॉर्स को और पिचफोर्क्स को और अटैक किया चैटविक्स को। उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने लूट लिया था लोगों ने होर्डेड ग्रेन्स को, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को भी जो जला दिया था मिनरल लॉस के जो थे, और कई सारे जो नोबल्स थे वो अपने घर से भाग गए थे और वो कंट्री साइड में चले गए, जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ चले गए थे। अब जो इतना ज़्यादा इस समय पर रिवोल्ट कर रहे थे ना उनके सिटीजन्स जो थे फ्रांस के, इससे डर गया था लुईस 16 और उसने फाइनली रिकॉग्नाइज़ कर दिया, मान लिया नेशनल असेंबली को, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आज से उसकी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होगी। अब क्या हुआ 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली थी उसने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में क्या था कि जो भी फ्यूडल सिस्टम है ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, इसको क्या करा जाएगा, एबॉलिश किया जाएगा। फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस यानी कि जो अपर स्टेट कह दे वो लोअर स्टेट को मानना है, और अपर स्टेट जितना टैक्स लेना चाहती है वो लोअर स्टेट से ले सकती है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस था, ये 4 अगस्त 1789 की रात में एबॉलिश कर दिया गया है ना। और जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी जो सारी प्रिविलेजेस हैं उनको गिव अप कर दें या छोड़ दें। जो टिट्स थे उसको एबॉलिश किया गया। टिट्स वो वाला टैक्स होता था, आपने यहाँ पे पढ़ा भी था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि जो चर्च होता था वो कलेक्ट करता था। यहाँ पे था ना इधर, टिट्स जो चर्च करता था टैक्स, ठीक है। सो जो चर्च था जो टैक्स कलेक्ट करता है टिट्स, उसको भी हटा दिया गया, और जो लैंड चर्च ने ओन कर रखा था, है ना, जो चर्च ने ओन कर रखा था उसको भी अब कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यानी कि सीज कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, अब गवर्नमेंट के पास देखो 2 बिलियन लिवरेस का जो एटलीस्ट वर्थ थी वो आ गई थी, मतलब 2 बिलियन लिवरेस का उनके पास पैसा आ गया था। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। जो नेशनल असेंबली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट कर दिया था 1791 में, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था कि जो पावर ऑफ मोनार्क थी वो लिमिटेड हो, है ना, और वो चेक करी जाए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर्स थी ये कंसंट्रेटेड थी इन द हैंड ऑफ द वन पर्सन, और ये सेपरेटेड थी और असाइंड थी, दी गई थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, डिफरेंट ग्रुप्स को, और ये ग्रुप्स से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई थी। तो क्या था, फ्रांस की सोसाइटी में कुछ एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स होते हैं जो कि एंटाइटल्ड टू वोट हो, जिनको वोट देने का अधिकार हो, और 4 मिलियन लोग जो थे ना वो एंटाइटल टू वोट थे, यानी कि वो वोट दे सकते थे। जो पैसिव सिटीजन्स होते थे इनको वोटिंग राइट नहीं था, और 3 मिलियन लोग जो थे वो पैसिव सिटीजन्स के अंदर आते थे। कौन थे वो, विमेन, चिल्ड्रन, और जो लोग बिलो 25 ईयर्स होते थे वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो अब इधर क्या था कि जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे ये वोट देते थे इलेक्टर्स को। ये इलेक्टर्स होते थे जो नेशनल असेंबली को वोट देकर बनाते थे। अब ये जो नेशनल असेंबली होती थी ये किंग पे और किंग के जो नेता वेता मिनिस्टर्स होते थे उन पे कंट्रोल रखती थी। तो हमने ये देखा कि लेजिस्लेचर में आ गया नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव में आ गए मिनिस्टर्स और किंग, और जुडिशरी में आ गए
जज, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी, जो ना किसी में इंटरफेरेंस करती थी और ना किसी ग्रुप की साथी होती थी, वो एकदम अकेली होती थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन द 1791 का वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉज इन द नेशनल असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का उसने पावर दी थी नेशनल असेंबली को कि वो लॉज बना सकती है। और ये जो नेशनल असेंबली थी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, मतलब कि जो सिटीजन्स होते थे जो वोट देते थे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो इधर है कि जो ये नेशनल असेंबली होती थी ये इलेक्ट करी जाती थी इनडायरेक्टली, मतलब कि जो इलेक्टर्स होते थे वो चूज़ करते थे इस असेंबली को। अब ऑल सिटीजन्स चूज, मतलब सारे जो सिटीजन्स होते थे उनको राइट टू वोट नहीं था। ओनली 25 ईयर्स से ज़्यादा के लोग जो कि अपनी जो 3 दिन की लेबरर की वेज हो, 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि 25 ईयर्स से ज़्यादा के लोग जो कि एटलीस्ट 3 दिन की अपनी लेबरर की वेज देते हों उनको एक्टिव सिटीजन कहते हैं। लेबरर्स वेज यानी कि लेबरर की जो 3 दिन की वेज है, एक व्यक्ति को जितनी 3 दिन की वेज मिल रही है अगर वो वो देता है एज अ टैक्स 3 दिन बाद, तो उसको एज एक्टिव सिटीजन बोलते थे। और ये वोट दिया करते थे सारे रिमेनिंग में जो 25 ईयर से कम है या जो इतना टैक्स नहीं दे रहे हैं। एंड ऑल वेमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर। अगर आप एक इलेक्टर हो, अगर आप इलेक्शन में इलेक्टर बनना चाहते हो ना, तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर से बिलोंग करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं तब आप ये बन सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स दिया, यानी कि मैन और सिटीजन्स की राइट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन था जिससे शुरू हुआ था। वो राइट्स कौन कौन सी थी? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सभी नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स थी। दैट मीन्स कि ये ऐसी राइट्स थी जो हर ह्यूमन बीइंग की होती थी बाय बर्थ, और ये किसी से छीनी नहीं जा सकती थी, और ये ड्यूटी थी स्टेट की, वो हर सिटीजन की जो नेचुरल राइट्स उनको प्रोटेक्ट कर। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जिनको हम रीड करेंगे। ब्रोकन चेन, ये ब्रोकन चेन किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्रोकन चेन वर यूज टू फेटर द स्लेव्स, कि जो स्लेव्स है वो आज़ाद है, और ब्रोकन चेन जो है वो स्टैंड करती है टू बिकमिंग फ्री। सबसे बढ़िया द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, वन रॉड कैन बी easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. एक अकेली स्टिक को तोड़ा जा सकता है, लेकिन if we are in a group then we can't be broken, we are united. So एक अकेली रॉड कैन easily be broken, मगर अगर हमारे पास entire bundle of rods है so हमें नहीं तोड़ा जा सकता. That means strength lies in unity. Eyes within a triangular radiating light. अब eyes within a triangular radiating light का क्या मतलब है? ये ट्राइंगुलर जिसके अंदर एक लाइट है, इसका मतलब है आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, मतलब आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज यानी कि एनलाइटमेंट। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो सूर्य की छाँव है वो जो भी हमारी लाइफ में इग्नोरेंस है उसको ख़त्म कर देगी। उसके बाद है स्केप्चर, स्केप्चर है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। उसके बाद है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इट मीन्स एटर्निटी। देखो क्या है, सिंबल ऑफ एटर्निटी, एक सांप है जो अपनी टेल को बाइट कर रहा है और वो नेवर एंडिंग टेल है, उसका ना कहीं शुरुआत है ना कहीं अंत है। अब ये है रेड फ्रीजियन कैप। रेड फ्रीजियन कैप क्या है? कैप वॉर्न बाय द स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो जो ये कैप है ना ये स्लेव्स पहनते थे अपॉन बिकमिंग फ्री। उसके बाद ब्लू वाइट रेड, ये ब्लू वाइट रेड क्या है भाई?
ये नेशनल कलर है फ्रांस का, और ये लेडी जो है विंग्स द विंग्ड वेमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, और ये है द लॉ टैबलेट, लॉ इज़ सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ठीक है, अब हम थर्ड सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो बड़ी टेंस्ड चल रही थी आने वाले फॉलोइंग ईयर्स में भी। ऑल्दो जो लुइस 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था, साइन कर लिया था, लेकिन फिर भी ना वो सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे, यानी कि वो अपनी जो बातें थी अपने जो कंट्री में हो रहा था उसको किंग्स ऑफ प्रशिया को बता रहे थे, और एक तरह से वो कुछ ऐसा स्टेप ले भी सकते थे जो जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी उसको फिर मोनार्की में बदल देते। अब जो रूलर्स थे नेबरिंग कंट्रीज़ के वो भी चिंता में थे कि ये फ्रांस में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं कहीं ये हमारी कंट्री में ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हम राजाओं को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़े और यहाँ भी कोई इस तरह की डेमोक्रेसी वगैरह आ जाए। सो जो डेवलपमेंट हो रहे थे फ्रांस में और जो डेवलपमेंट हो रहे थे ना उस वजह से बड़े डरे हुए थे, और जो किंग्स थे वो सब अब एक प्लान बनाते हैं, और जो किंग्स थे कि हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे सो दैट जो भी यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं ना सिंस द समर्स ऑफ 1789 इन फ्रांस उसको एंड किया जा सके, ऐसे किंग्स ने प्लान बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने ट्रूप्स को फ्रांस में भेजते, जो नेशनल असेंबली थी जो कि अप्रैल 1792 में चुनी गई थी उसने वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर कर दिया। सो 1792 में जो अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली चुनी गई थी उसने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब कई सारे जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी जगहों से जाते हैं टू पेरिस, और they saw it as a war of the people against the king and the aristocracies all over the Europe। वो लोग क्या देखते हैं, जो आर्मी होती है जो जा रही होती है अब युद्ध करने के लिए पेरिस में जा रही होती है, कि जो वहाँ पे राजा वगैरह कर रहे हैं उनको सबको ख़त्म करने के लिए। तो उस समय पे जो लोग थे वो ये कह रहे थे, जो आर्मी थी, कि ये जो है ना ये किंग और एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप इसको ख़त्म करने के लिए है। अब वो एक पेट्रोडिक सॉन्ग भी गाते थे जो मर्सिलिस से आ रहे थे ना, जो एक पोएट थे रॉबर्ट डीसले, उन्होंने एक गाना लिखा था मर्सिलिस, तो वो पेट्रोडिक सॉन्ग था वहाँ का जो कि वो लोग गाते थे। तो इसको पहली बार गाया गया था बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलिस, एंड जब वो मार्च कर रहे थे पेरिस में, एंड सो गॉट इट्स नेम। अब जो मर्सिलिस है अब वो एक नेशनल एंथम है फ्रांस का। जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुए ना उसके वजह से बहुत सारा लॉस हुआ और इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ भी आई थी लोगों को, लेकिन जो मेन थे अभी भी चाहते थे कि लड़ाई चले। ठीक है, जो मेन थे दे वांटेड कि अभी भी जो लड़ाई वगैरह है वो चले, वाइल जो मेन थे वो तो लड़ाई करते रहते थे और जो वुमेन थी वो अपने घरों में अपने जीविका चलाती थी, अपने बच्चों की अपनी फैमिली की देखभाल करती थी। लेकिन अभी भी लोग चाहते थे कि रिवॉल्यूशन होता रहे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का उसने केवल जो पॉलिटिकल राइट्स दी थी वो केवल रिचर सेक्शन जो थे सोसाइटी को उनको दी थी। जो पॉलिटिकल क्लब्स थे अब वो एक इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गया था पीपल के लिए, जो डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, और वो प्लान करते थे किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जो क्लब्स थे जैसे कि जैकोबिन क्लब एक बहुत ज़्यादा फेमस क्लब हुआ था, जिससे जो जैकोबिन है ये नाम कहाँ से आया था, एक फॉर्मर कॉन्वेंट थे, पंडित थे एस.टी. जैकोब इन पेरिस। तो ये कॉन्वेंट एक बिल्डिंग होती है ऑफ एस.टी. जैकोब, तो ये एक कॉन्वेंट था ऑफ एस.टी. जैकोब इन पेरिस, तो उनका नाम आया था जैकोबिन क्लब का। जो वेमेन थी वो एक्टिव थी थ्रू आउट दिस पीरियड, एंड उन्होंने अपने खुद के क्लब्स बनाए थे। अभी हम सेक्शन 4 में देखेंगे इसके बारे में। तो
जो मेंबर्स थे जैकोबिन के वो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इसमें आपके स्मॉल शॉपकीपर्स आ गए, आर्टिसंस आ गए, जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कोको, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। ये सब ये जो लीडर्स होते थे, इन ये जो सब लोग थे ना जैकोबिन क्लब के, इनके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। नाम याद रखना है, आगे भी काम आएगा। अब बहुत सारे जो लोग थे ना जैकोबिन्स के, वो डिसाइड करते हैं कि अब आज से हम ट्राउज़र्स पहनना शुरू करेंगे, इस तरह के स्ट्रिप्स वाले ट्राउज़र्स पहनना शुरू करेंगे, है ना। क्यों? जिससे कि हम अपने को अलग दिखा सकें फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल जो कि कैप्रीस यानी ब्रीचेस पहनते थे। सो अब ये जो लोग थे इन्होंने इन लोगों को सैन कुलोट्स कहने लग गए थे अपने आप को। सैन कुलोट्स का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जो सैन कुलोट्स मैन होते थे, थर्ड स्टेट के होते थे, ये एक रेड कैप भी पहनते थे जो कि लिबर्टी को सिम्बलाइज़ करती थी, बट वुमेन ये रेड कैप वगैरह नहीं पहनती थी। समर ऑफ 1792 में क्या होता है, जो जैकोबिन्स होते हैं एक इंसरेक्शन प्लान करते हैं। इंसरेक्शन एक तरीके का आप कह सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ जो पैरिशियंस होते हैं, जो पेरिस के लोग होते हैं, उनको भड़काया जाता है कि देखो आप लोग कितने गरीबी में जी रहे हो, आपको नहीं लगता क्या कि ये मोनार्की ख़त्म होनी चाहिए और पूरी डेमोक्रेसी आनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो पेरिशियंस इससे भड़क जाते हैं और अब वो लोग क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लग भी रहा था कि ब्रेड नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो भड़क जाते हैं इन सब रीज़न्स की वजह से। और अगस्त 10 की सुबह वो स्टॉर्म करते हैं पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, एक दूसरा पैलेस है वहाँ पे। ये किंग के जो गार्ड्स हैं उनको मार डालते हैं और किंग को एज अ होस्टेज यानी कि किंग को अपने झांसे में ले लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं। लेटर जो असेंबली थी वोटेड टू इम्प्रिजन। सो अब क्या हुआ कि जो असेंबली थी वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली ने क्या किया, जो पूरी रॉयल फैमिली थी उसको क्या कर दिया, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया। अब जो इलेक्शंस थे वो हुए और फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ गेट राइट टू वोट। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की। तो क्या हुआ कि इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन men of 21 years and above regardless of the wealth got right to vote। अब 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गई। रिपब्लिक एक इस तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती है। और आप ऐसी कंट्रीज़ को फाइंड कीजिए जो है ऐसी रिपब्लिक। जो लुइस 16 थे उनको अब सेंटेंस टू डेथ घोषित कर दिया गया बाय द कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन, देशद्रोह के आरोप में, है ना। और 21 जनवरी 1793 को उनको एग्जीक्यूट किया गया पब्लिकली एट प्लेस de la Concorde। इनको गुलेटिन कर दिया गया था। जो क्वीन मैरी एंटोनेट थी उनको भी एक ऐसा ही उनके साथ भी यही हुआ और उनको भी इसी तरह मार दिया गया। सो अब द रेन ऑफ टेरर जो 1793 से 1794 तक का पीरियड है, इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो लीडर थे जैकोबिन क्लब के, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इतना सीवियरली कंट्रोल करा और इतना पनिशमेंट वाला पॉलिसी उन्होंने अपनाया कि जो भी उनको लगता कि उनके एनिमीज़ हैं ऑफ द रिपब्लिक, जैसे एक्स नॉबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हो गए, या उनकी खुद की पार्टीज़ के जो मेंबर्स हो गए, जो उनके मेथड से एग्री नहीं होते हैं, उनको अरेस्ट करा, इम्प्रिजन करा और फिर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल ने उसको ट्रायल लिया। और अगर वो व्यक्ति गलती पाया जाता तो एक डिवाइस होती थी गुलेटिन, वो कर दिया जाता। गुलेटिन एक ऐसी डिवाइस होती थी जिसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड। और ये जो मशीन थी डिवाइस का नाम डॉक्टर गुलेटिन से था, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इस तरह से होती थी।
ऐसा रखा कर। सो अब जो रॉबेस्पियर था उसने की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या कर रहा था कि मैक्सिमम सीलिंग लगा दी थी ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि हर चीज़ अब बहुत सस्ती उसने और फिक्स प्राइसेस वाली कर दी थी। मीट एंड ब्रेड्स वर राशन, यानी कि वो भी फिक्स्ड कर दिए थे। पीजेंट्स जो थे उनको फोर्स किया गया कि आप अपने ग्रेन्स को सिटीज़ में भेजें और उसको प्राइसेस जो फिक्स किए हैं गवर्नमेंट उस पर ही बेचें, कम या ज़्यादा पे नहीं। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वर फॉरबिडन, यानी कि जो महंगी महंगी ब्रेड्स वगैरह होती थी अब ये नहीं मिलेंगी, केवल जो इक्वालिटी ब्रेड होती थी वही मिलेगी जो कि एक होल व्हीट की बनी होती थी। इक्वालिटी अब जो थी ना वो अब स्पीचेस एंड एड्रेसेस के थ्रू भी इन्होंने बदल दी थी। जैसे कि पहले सर और मैडम बोला जाता तो अब केवल सब फ्रेंच में मेन और वेमेन बुलाए जाएंगे और सिटीजन्स या सिटीजन्स मतलब सिटीजन्स ही बोले जाएंगे। जो चर्च थी उनको शट डाउन करा और बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया था जो कि मंदिर वगैरह थे इनटू बैरिक्स और ऑफिसेस। ठीक है, रॉबेस्पियर ने अपनी जो पॉलिसीज़ थी उतना रिलेंटलेसली अपने बिना लोगों की उन्होंने हेल्प की ही इतनी ज़्यादा गंदी पॉलिसीज़ चलाई थी कि जो उनके सपोर्टर्स थे ना इवन दे डिमांडेड फॉर मॉडरेशन। और फाइनली क्या होता है उनको कन्विक्ट किया जाता है, जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट डे और उनको गुलेटिन में भेज दिया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब जो फॉल हुआ ना जैकोबिन्स का, इस वजह से कई वेल्दी मिडिल क्लासेस को भी एक अच्छा मौका मिल गया था कि हम अपनी पावर को आगे लाएं। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसने नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन जो सोसाइटी के थे उनको वोटिंग राइट डिनाइड कर दिए थे। उसने कहा अब इसके अकॉर्डिंगली 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, डायरेक्टरी और एक एग्जीक्यूटिव जो कि 5 मेंबर्स की बनी होती थी। अब इसको एज अ सेफ गार्ड यूज़ किया गया था अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली या वन ग्रुप ओनली, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ पावर किया गया था। लेकिन जो डायरेक्टर्स थे वो कई बार इतना लड़ते थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल से कि बहुत दिक्कत हो जाती थी कोई डिसीजन लेने में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी इस तरह से। और अब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी जो पावर है वो आता है। अब ये जो सारे चेंजेस हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडल्स ऑफ फ्रीडम्स of equality before law and of fraternity remain inspiring ideals that motivated the political movement in France and rest of the Europe during the following century। तो अब ये वाला आपका ना पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 फिर बना दूँगी अभी, इसमें मैं सेक्शन 4 डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।